Hello everyone. So I'm back here with the second part of this chapter that is called Physical World, Class 11 Physics. अब जो है, if you remember in our last lecture we discussed about science, we discussed about scientific methods, and then we came to a conclusion that how a theory is made. आज की बात हमारी ये है, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको. आज से बहुत साल पहले आपने नाम सुना होगा डाल्टन का. डाल्टन ने कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. उस वक्त के लोग उस चीज को सही मान रहे थे कि हाँ, एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है. लेकिन फिर 1897 में थॉमसन आए. थॉमसन ने आपको एक पार्टिकल और बना दिया एटम के अंदर, दैट वाज इलेक्ट्रॉन. अब जो है थ्योरी वो बदल गई. अब क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रॉन का नाम उससे पहले ही एक साइंटिस्ट ने दे दिया था, स्टोनी ने, बट डिस्कवर किया आपको जे थॉमसन ने, सर जे थॉमसन ने. तो एक थ्योरी जो पहले सही थी वो बाद में क्या हो गई, गलत हो गई. हो सकता है कि जो थ्योरीज हम आज मानते हैं, जो लॉज हम आज मानते हैं, मे बी कि वो आगे आने वाले सालों में 100 साल, 500 साल, हजार साल में हो सकता है कि वो भी चेंज हो जाए. तो फिजिक्स में एक बात हमें समझ में आती है कि कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं होती है. तो नो थ्योरी इज फाइनल इन साइंस. ये पूरे साइंस की बात है. नो थ्योरी इज फाइनल इन साइंस. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जिस बंदे ने, जिस साइंटिस्ट ने एक थ्योरी निकाली, उसको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं होता. दे आर अनक्वेश्चनेबल. जब तक कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं होगा तब तक वो थ्योरी चलती रहेगी, और जब कोई उसको ऑब्जेक्ट करेगा और उससे बेहतर थ्योरी लाएगा तो वो थ्योरी फिर आपको डिस्कार्ड हो जाएगी. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि नो थ्योरी इज फाइनल इन साइंस. थ्योरीज जो आज हैं, मे बी कि आगे आने वाले सालों में वो थ्योरीज गलत हो जाएंगी. अब आज के हमारे इस लेक्चर का जो मेन चीज है वो है क्या, जब भी हम फिजिक्स की स्टडी करेंगे, या चलो पहले हम लोग फिजिक्स को डिफाइन कर लेते हैं. फिजिक्स है क्या? साइंस को मैं डिफाइन कर लिया. अब फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जहां तक मुझे बात समझ में आती है, जब आप अपने स्कूल में जाते हो, आपके स्कूल में जाते हो, आप पढ़ाई करते हो, खेलते भी हो, टिफिन के टाइम में आप में भी कि आप थोड़ा सा खेल कूद करते होगे, या फिर आप गेम खेलते होगे. उस वक्त आपको आजादी दी, आपने पूरी की पूरी आजादी दी जाती है. ठीक है, लेकिन जब पढ़ाई का टाइम होता है तो आपको पढ़ना पड़ता है. तो स्कूल में आपको जो भी आप घंटे गुजारते हो, कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उनको आपको मानना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है. ऊपर वाले ने, जिसको हम नेचर कहते हैं, ऊपर वाले ने ये दुनिया बनाई और हमें दुनिया में भेजा कि दुनिया को जाके एंजॉय करो. लेकिन एंजॉय तो जरूर करोगे, बट कुछ नियम होंगे. जो भी फिनोमिनाज देखते होगे, उन फिनोमिनाज, जो नेचुरल फिनोमिनाज होंगे, जो नेचुरल घटनाएं घटेंगी, उनको आप चेंज नहीं कर सकते. अगर चेंज करोगे तो फिर दुनिया आपको पागल बोलेगी. बारिश की बूंद नीचे गिरती है. अगर आप किसी को कहते हो कि बारिश हो रही है और बारिश की बूंद उल्टी जा रही है, आसमान की तरफ जा रही है, तो दुनिया आपको पागल समझेगी. नियम क्या है? नियम है अगर बारिश हो रही है तो बारिश की बूंदों को नीचे गिरना पड़ेगा. एक लॉ है. इसके पीछे कौन सा लॉ का काम करता है? दैट इज ग्रेविटेशन. ठीक है, आपने फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल आगे की तरफ मूव करेगा. आप किसी को कहते हो कि भाई फुटबॉल को मैं किक करूंगा और फुटबॉल पीछे जाएगा, दुनिया आपको पागल समझेगी. तो हर चीज का कुछ ना कुछ नियम है. और ये नियम बनाए किसने? ये नियम नेचर ने बनाए. आपको नेचर ने कहा कि आप जाओ दुनिया में, आप दुनिया को एंजॉय करो, लेकिन जो नेचुरल लॉज हैं, जो मैंने लॉज बनाए हैं, उन लॉज के साथ दुनिया को एंजॉय करो. आप उसको पलटने की कोशिश मत करना. तो हमें इस दुनिया में रहने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन से नेचुरल लॉज हैं जो नेचर ने बनाए हुए हैं, और उन नेचुरल लॉज को स्टडी जो करते हैं हम, उसी का नाम है फिजिक्स. आप मेरी बात समझ रहे हो? फिजिक्स क्या हो गया? तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज. नेचर ने जो भी लॉज बनाए हैं, हमको उसको पहले पढ़ना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से इस नेचर के बनाए हुए उस खूबसूरत दुनिया को हम एंजॉय कर सकें. सो फिजिक्स इज नथिंग, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर. फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज. इसके जो भी लॉज हैं, ये आपको फिजिक्स है. ठीक है, अच्छी बात है. अब फिजिक्स की स्टडी में
आपको दो चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। जब भी आप कोई चीज सीखने जाते हो, आपको कुछ सर्टेन चीजें बताई जाती हैं कि इन चीजों पर आपका ध्यान रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइकिल सीखना चाहते हो तो सिखाने वाला आपको ये कहता होगा कि साइकिल चलाते वक्त दो चीजों पे आपका ध्यान होना चाहिए। एक तो पैडल पे जब प्रेशर दोगे तो साइकिल की स्पीड बढ़ेगी, और एक ब्रेक पे, अगर आपका एक्सीडेंट होने वाला है तो आपको ब्रेक लगा लो। तो आप जब साइकिल चलाते हो इन दो चीजों पे आपका ध्यान रहता है। इसको कहते हैं हम थ्रस्ट। किसी भी चीज को जब हम काम करते हैं तो हमारा मेन जिस चीज पर ध्यान रहता है, अटेंशन रहता है, फोकस रहता है, उसको हम कहते हैं थ्रस्ट। तो फिजिक्स में दो चीजों पर आपको थ्रस्ट देना पड़ेगा, और दो चीजों पर हमारा जोर रहेगा पूरी फिजिक्स पढ़ते वक्त। और एक चीज का नाम है यूनिफिकेशन और दूसरी चीज का नाम है रिडक्शन या रिडक्शनिज्म। तो अब ये क्या है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, वो देख लेते हैं। तो थ्रस्ट की बात करते हैं। थ्रस्ट इन फिजिक्स मतलब फिजिक्स पढ़ते वक्त हमारा किन किन चीजों पर ध्यान रहना चाहिए। थ्रस्ट इन फिजिक्स में द वेरी फर्स्ट वन इज यूनिफिकेशन। अब ये यूनिफिकेशन क्या है? अलग अलग बुक्स में इसकी डेफिनेशन अलग अलग है, सभी टीचर्स अपने हिसाब से इसको डिफाइन करते हैं। यूनिफिकेशन क्या है मैं आपको समझाता हूं। आपने एक फिनोमिनन देखा, सूरज है, सूरज के चारों तरफ जमीन घूमती है, ठीक है। हमने इसका अलग लॉ बनाया, सूरज के चारों तरफ जमीन घूमती है, एक लॉ बना, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने इसको ड्रॉप किया तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। हमने ये देखा किसी भी चीज को जब हम उसको छोड़ते हैं तो जमीन उसको अपनी तरफ खींचती है। इसको हमने दूसरा लॉ बना लिया, आपको लॉज बन रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वहां भी हमने लॉ बना लिया आपको, ठीक है भाई। ये एक अलग फिनोमिनन हो गया, अलग लॉ हो गया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हमने जो है ऑब्जर्व की। अब ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये पता चला कि इन सबों के पीछे रीजन एक ही है, और वो रीजन क्या है? दैट रीजन इज ग्रेविटेशन। सूरज के चारों तरफ जमीन इसलिए घूमती है क्योंकि सूरज और जमीन के बीच एक फोर्स काम करता है, दैट इज ग्रेविटेशन। अब आपका यहाँ पर सवाल होगा कि अगर ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है तो जमीन को सूरज के पास चले जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता? तो ये हम लोग फिर ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे या सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? हमने एक लॉ बना लिया, ग्रेविटेशन। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करता है? वहां भी एक फोर्स काम कर रहा है आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट लॉज को हमने सिंगल लॉ बना लिया। सभी अलग अलग लॉज को हमने सिंगल लॉ बना लिया। हमने ये देखा कि यहां जो ग्रेविटेशन काम कर रहा है, हमने ये देखा कि न्यूक्लियस के पास जो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, इन सबों में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है? वो है सेंटर की तरफ एक फोर्स का लगना, और उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लास 9 अगर आपको याद हो तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, 11th में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि अलग अलग फिनोमिनाज के लिए हमने क्या किया, एक सिंगल लॉ बनाया। अलग अलग फिनोमिनाज के लिए हमने एक सिंगल लॉ बनाया, और जब हम उस लॉ को समझ चुके तो उस तरह के जितने भी फिनोमिनाज हैं अब उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो अलग अलग अब हमें स्टडी नहीं करके हम सिंगल एक ही स्टडी करके सभी फिनोमिनाज को हम समझ सकते हैं। वो एक लॉ जो हमने बनाया वो लॉ सभी फिनोमिनाज को डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है इसको हम बोलेंगे यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन क्या हो गया आपको? यूनिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि डिफरेंट फिनोमिनाज के डिफरेंट लॉज को ना बनाकर एक ही लॉ बना देना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूनिफिकेशन। तो हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ यूनिफाइंग, यूनिफाइंग मतलब एक करना, सबों को मिला के एक करना। द प्रोसेस ऑफ यूनिफाइंग द डिफरेंट लॉज वैलिड फॉर डिफरेंट फिनोमिना इनटू अ सिंगल थ्योरी। उन सबको मिला के एक सिंगल थ्योरी बनाना, किसी को हम लोग कहते हैं क्या? यूनिफिकेशन। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, द प्रोसेस ऑफ यूनिफाइंग। यूनिफाइंग मतलब सबको मिलाकर एक करना। द प्रोसेस ऑफ यूनिफाइंग डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट फिनोमिना। डिफरेंट फिनोमिना, अलग अलग फिनोमिना के अलग अलग लॉज को मिलाकर एक कर देना। अलग अलग फिनोमिना के अलग अलग लॉज को मिलाकर एक करना, किसमें एक करना?
तो इनटू अ सिंगल थ्योरी दैट एक्सप्लेन ऑल द फिनोमेना। एक ही थ्योरी बना दिया और वो थ्योरी अब सभी फिनोमेना को आपको डिस्क्राइब कर रही है। तो यूनिफाइंग डिफरेंट फिनोमेना इनटू अ सिंगल थ्योरी या सिंगल लॉ that describes all the phenomena। तो अभी देखा आपने कि मैंने आपको 3 एग्जांपल दिया और उन तीनों एग्जांपल में एक ही सिंगल वजह थी घूमने की, और वो क्या था आपको सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब हमारी ये जहनियत बन गई कि कहीं भी अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में है तो हम ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होगा। अलग अलग हमें अब अलग अलग फिनोमेना पे जाके स्टडी करने की जरूरत नहीं है, हमने एक ही लॉ बना दिया उसका। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन के बाद जो सेकंड आता है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन या फिर रिडक्शनिज्म। तो आप रिडक्शनिज्म को देखो, अब रिडक्शनिज्म क्या है। सेकंड इज रिडक्शनिज्म, मैं उसकी बात करता हूं। और रिडक्शनिज्म को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पहले मान लो कि आपसे किसी ने सवाल किया कि मान लो आपसे किसी ने सवाल किया कि आप दिल्ली कैसे जाते हो, आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली कैसे जाते हो, ठीक है। आपने जवाब दिया कि प्लेन पर जाते हो। सिंपल सी बात है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, प्लेन पर जाते हो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बात पूरी समझ में नहीं है। फिर मैंने कहा कि थोड़ा डिटेल में समझाओ। तो अब आप क्या कह रहे हो कि ठीक है, मैं घर से निकलता हूं, घर से निकल के मैं एक ऑटो हायर करता हूं, ऑटो हायर करके मैं अपने बस स्टैंड पे जाता हूँ। सिंपल सी बात है, बस स्टैंड पे मैं वेट करता हूँ उस बस का जो कि मुझे एयरपोर्ट पहुंचाए, ठीक है। यहां से मैं एयरपोर्ट वाली बस लेता हूँ, मुझे घंटा 1.5 घंटा लगता है एयरपोर्ट वाली बस तक, एयरपोर्ट तक पहुंचने में। एयरपोर्ट जाके जो है फिर हम एयरपोर्ट में एंटर करते हैं, चेक इन करते हैं, चेक इन करने के बाद हम प्लेन पे आपको बोर्ड करते हैं और फिर प्लेन जो है आपको कोलकाता होके हमें बागडोगरा से कोलकाता होके कोलकाता के थ्रू फिर हमें जो है वन स्टॉप करके वो हमें दिल्ली पहुंचाती है और दिल्ली पे फिर हम उतर के वहां से मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ। यहाँ पर मुझे बात समझ में आ गई। पहली बार भी आपने आंसर सही दिया था लेकिन बात पूरी समझ में नहीं आई। लेकिन अब जब अगली बार वाले आंसर में, दूसरे वाले आंसर में पूरी बात समझ में आ गई कि हाँ किस किस तरह से आपको क्या क्या करते हो कि आप दिल्ली पहुंचते हो। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल अगर मैं फिजिक्स में लूं, किसी ने आपसे पूछा कि भाई पानी से बिजली कैसे बनाते हैं, तो यहां पर हमारा अब पानी से बिजली का बनना, पानी से बिजली बनाना ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। मैंने बोला कि हाँ भाई बिजली कैसे बनती है, आंसर पानी से बनता है, ठीक है। तो समझने वाले को बात समझ में नहीं आई। लेकिन अगली बार आपने उसको हर स्टेप को तोड़ दिया। आपने क्या कहा कि पानी का हम एक डैम बनाते हैं, मतलब पानी को हम एक हाइट पे ले जाते हैं, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ठीक है। नीचे हम एक टरबाइन रखते हैं, टरबाइन मूव करने वाला होता है, उस टरबाइन से क्या जुड़ा होता है, आपको जनरेटर जुड़ा होता है। पानी को वहां से हम रिलीज करते हैं, जब पानी रिलीज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, पानी बहना शुरू हो जाता है। पानी जब बहना शुरू होता है उसके पास फोर्स होता है, काइनेटिक एनर्जी का तो फोर्स है उसके पास। वो फोर्स क्या करता है, वो पानी जब टरबाइन पे गिरता है तो टरबाइन घूमने लगता है। जब टरबाइन घूमने लगता है तो टरबाइन के घूमने की वजह से टरबाइन से कनेक्टेड जो जनरेटर है वो भी घूमता है, और जब जनरेटर घूमता है तो जाहिर सी बात है कि बिजली बनती है। तो दूसरी बार में हमें पूरी बात समझ में आ गई। तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को इजी सिस्टम्स में तोड़ देना, सिंपल सिस्टम्स में तोड़ देना, ताकि हमको वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम इजीली समझ में आ जाए, इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिडक्शनिज्म। रिडक्शन का मतलब तोड़ देना, छोटा कर देना। तो एक चीज जो कि बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल है समझना, दैट विल बी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम लोग छोटा छोटा करके आपको छोटे छोटे पार्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं, और हम अपने फिजिक्स की स्टडी में ही करेंगे। आपको पूरी स्टडी हमारी ऐसी जाएगी आपको। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू अ सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम, breaking down of a complex system into a simple constituent systems। क्यों कर रहे हैं हमको, to understand working of the complex system, ताकि हमको complex system का जो वर्किंग है वो समझ में आ जाए। तो ये प्रोसेस कहलाएगा आपको रिडक्शनिज्म। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं आराम से। तो
सेकंड जो थ्रस्ट है हमारे पूरे फिजिक्स की स्टडी में, सेकंड किस चीज पर ध्यान रहेगा हमारा? रिडक्शनिज्म पर। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये हो गया आपको प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन किसको? ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम into simple constituent system. क्यों? To understand the working of the complex system, ताकि हमको कॉम्प्लेक्स सिस्टम समझ में आ जाए। By applying physical laws, by applying laws of physics। फिर से मैं कह रहा हूं आपको, कोई एक सिस्टम है, कोई एक फिनोमेना है जो आपको सीधे सीधे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको समझने के लिए हम लोग उसको कई पार्ट में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे फिनोमेनाज में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे सिस्टम में तोड़ देते हैं, और फिर फिजिक्स के जरिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मेन फिनोमेना है हमारा, जिसको हम पहले नहीं समझ पा रहे थे, वो बात हमें इजीली समझ में आ जाती है, और यही हम पूरी फिजिक्स में करेंगे। तो दिस इज द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। तो फिजिक्स में दो आपके पास थ्रस्ट हो गए। पहला क्या होगा? थ्रस्ट का मतलब समझ गया। फिजिक्स की पढ़ाई में दो चीजों पर हमारा जोर रहेगा। पहला क्या था? पहला था आपको यूनिफिकेशन, डिफरेंट लॉज को मिला के एक ही लॉ बनाना, जो रिलेटेड लॉज हैं उनको मिला के एक ही लॉ बनाना, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। द सेकंड वन इज कॉल्ड रिडक्शन, इन विच द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम्स टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम बाय अप्लाइंग द लॉज ऑफ फिजिक्स। तो ये मेरा अपना डेफिनेशन है। अलग अलग टीचर्स को अलग अलग रूप से समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज द स्मॉल लेक्चर फॉर टुडे, और सिंस आई हैव टू गो समवेयर, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट विल बी फॉलोड वेरी सून। और तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, कोई प्रॉब्लम होगी आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, बाय बाय।